हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्टडी विद सिड में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक स्पीड्स एंड बोर्ड्स के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका जो पार्ट 1 थी, जिसमें मैंने काफ़ी बहुत सारे चैप्टर कंटेंट ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया था, बट ये पार्ट 2 है तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगा चैप्टर कवर अप कर दूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिटाडेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सिटाडेल, सो व्हाट इज़ अ सिटाडेल? A citadel or upper town is a core fortified area of a town or a city। एक सिटाडेल और या फिर एक अपर टाउन एक ऐसा एरिया होता है जो कि कोर फोर्टिफाइड होता है, जिसको कि चारों तरफ से फोर्टिफाई करा होता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की जालियाँ लगी होती है, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक टाउन को हमने फोर्टिफाई करा हुआ था, तो इसको हम सिटाडेल बोलते थे। अपर टाउन जो कि बाकी टाउन से थोड़ा ऊंचा उठ के होता है, उसको हम अपर टाउन कहते हैं, यानी कि सिटाडेल कहते हैं। और ये थोड़ा फोर्टिफाइड रहता था फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑल टाउन्स। ओके, सो सेकेंड पॉइंट, इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। तो बाकी शहरों के मुकाबले, मतलब जैसे लोअर टाउन या फिर जो बाकी जितने भी पार्ट्स होते थे शहर के, उनके मुकाबले सिटाडेल जो था वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। इट्स सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ सिटी। सिटाडेल को बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में बनाया जाता था। कंसिस्टेड ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर विच फंक्शनड एज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जो बेसिकली सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती थी, यानी कि कागजी कार्रवाई। भले ही किसी का कोई भी ट्रेडिंग कागज़ हो, भले ही किसी का कोई भी रेंट का कागज़ हो, कोई किसी का कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हम सिटाडेल में करते थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मैसिव बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस, ग्रेट बाथ एंड ग्रीनरीज। सिटाडेल के अंदर मैसिव बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरीज हो गई। स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू द लोअर टाउन। अब भले ही सिटाडेल कितना ही अर्बन हो, कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो हमेशा लोअर टाउन से कंपैरेटिवली छोटा होता था साइज़ में। बात आती है, सिटाडेल वॉज अ वेल्ड इन मोस्ट ऑफ द सिटी। सिटाडेल लगभग के लगभग हर शहर में अवेलेबल था। एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड। जैसे धोलावीरा और लोथल जैसे शहरों में तो सिटाडेल पूरा ही फोर्टिफाइड रहता था। तो अब बारी आती है हमारी लोअर टाउन के बारे में। हमने सिटाडेल के बारे में पढ़ लिया, जिसको हम अपर टाउन बोलते थे, तो अब लोअर टाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ अ लोअर टाउन? इट वॉज लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ अ टाउन, यानी कि अब नाम से ही पता चल रहा है लोअर टाउन है, तो ऑब्वियसली नीचे ही होगा गाइज। ठीक है, तो ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द टाउन को हम लोअर टाउन बोलते थे। इट्स सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ सिटी, यानी कि वो ईस्टर्न, जैसे अपना ये सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट में था, तो लोअर टाउन ईस्टर्न पार्ट में माना जाता है। दिस पार्ट ऑफ अ टाउन वॉज मच लार्जर देन द सिटाडेल। यानी कि जो लोअर टाउन था वो अपर टाउन यानी कि सिटाडेल से काफ़ी बड़ा था साइज़ में। दिस पार्ट ऑफ अ टाउन हैड द रेजिडेंशियल हाउसिंग। This part of a town has a residential housing. Main activities of the people, for example trade, craftsmanship etc were done here। यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तो रेजिडेंशियल साइटिंग थी ये, जहाँ पर लोग आमतौर से अपनी ज़िंदगी बिताते थे, रदर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसिंग। और ये यहाँ पर लोग ट्रेड करते थे, क्राफ्ट्स मेकिंग करते थे। मेन एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल ट्रेड, क्राफ्ट्समैनशिप एसेट्रा वर डन है। यानी कि यहाँ पर जो मेन एक्टिविटीज़ होती थी पीपल की, वो क्या होती थी? वो होती थी ट्रेड, क्राफ्ट्समैनशिप एसेट्रा। तो यानी कि जितने भी लोग थे ये काफ़ी बेसिक लाइफ बिताते थे यहाँ पर, रेदर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ अ सिटी। तो इसके लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, लोअर सिटी, इसको हम वैलिड भी बोलते थे, यानी कि लोअर टाउन को हम क्या बोलते थे? वैलिड भी बोलते थे। तो अब इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है द वेयर हाउस। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको नीचे जाके पढ़ाऊंगा, तो अब हम आ चुके हैं इस टॉपिक पे। द वेयर हाउस, द ग्रेट ग्रेनरी, फाउंड इन मोहनजोदारो। इसको आर्कोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो में फाउंड किया था। अब मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड इन अ सिटाडेल, ये सिटाडेल में पाया गया था। लोअर पार्ट मेड बाय ब्रिक रिमेन, यानी कि जो इसका लोअर पार्ट था वो ब्रिक रिमेन से बनाया गया था। अपर पोर्शंस जो थे वो वुड के बने हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिकेइंग वुड थी, डिकेड वुड थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी सी वुड थी। यूज टू प्रिजर्व ग्रेन्स, है ना। इसको ग्रेन रही थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करा जाता था। अब दूसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो कि वेयर हाउस की तरह ही एक और लार्ज बिल्डिंग थी सिटाडेल की, जिसको हम द ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। द ग्रेट बाथ इज़ द अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इन द एंशियंट वर्ल्ड। जो ग्रेट बाथ था वो अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक था एंशियंट वर्ल्ड का। इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो, इसको मोहनजोदारो में ही फाउंड किया गया था। इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द कोर्टयार्ड। एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्टयार्ड के अंदर।
सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन द ऑल द फोर साइड। इसको जैसे कि आप मान सकते हैं ये एक टैंक था जिसमें पानी भरा जाता था, और ये चारों तरफ से एक रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके अंदर पानी भरा जाता था ताकि लोग नहा सकें। जैसे ये उनका पब्लिक रिचुअल माना जाता था एक तरीके से। ये सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल द फोर साइड, इसको हम चारों तरफ से ये लोग कवर अप करते थे कॉरिडोर से। टू फ्लाइट्स टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स नॉर्थ एंड साउथ। तो फिर दो जगह से एंट्री होती थी स्टेप्स की, यानी सीढ़ियाँ होती थी नॉर्थ और साउथ पार्ट से रेक्टेंगल के। टैंक वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। जो टैंक होता था वो वाटर टाइट होता था कि पानी कहीं से भी बहे ना इसके अंदर, उसको ईंटों से बनाया जाता था, है ना, और उसके एज पे मोटार और जिप्सम का भी यूज़ किया जाता था। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, वहाँ पर 3 साइड पे रूम्स थे जहाँ पर बेसिकली हो सकता है कि लोग कपड़े वपड़े चेंज करते हों अपने। लार्ज वेल इन वन रूम, एक रूम में वन रूम मतलब एक रूम में बहुत बड़ा एक वेल होता था जो कि वाटर सोर्स भी माना जाता है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन, एक ह्यूज सी ड्रेन के अंदर वाटर जो होता था टैंक का वो बहता था। अक्रॉस अ लेन टू अ नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम, उसके अंदर 8 बाथरूम्स भी होते थे। तो आप सोच के देखिए इनका कितना बड़ा स्ट्रक्चर था। लेकिन इतनी एक बहुत ही अच्छी सभ्यता थी ये, जो कि अब नष्ट हो गई है अनलकीली यू कैन से, बट इससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी। ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू ड्रेन दैट रैन अलॉन्ग टू द कॉरिडोर। एंड स्कॉलर सजेस्ट दैट ग्रेट बाथ वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ अ स्पेशल रिचुअल बाथ। जैसा कि मैंने कहा, स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ग्रेट बाथ को किसी एक तरीके के रिचुअल बाथ की तरह माना जाता होगा। ड्रेनेज सिस्टम, अब हम आ चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे, जो कि होता था उनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत अच्छा माना जाता था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पन सिटीज़ हैज़ अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। इनका हड़प्पन सिटीज़ का जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड होता था। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate grid pattern intersecting at right angle। जो रोड्स और स्ट्रीट्स होती थी ये एक दूसरे के राइट एंगल्स अप्रॉक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न में थी, राइट एंगल्स में उनको इंटरसेक्ट करते थे। स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलॉन्ग देम। पहले स्ट्रीट एंड ड्रेन्स को बिछाया जाता था और फिर उसके आसपास घर बनाए जाते थे ताकि कोई भी रोड बनने में कोई विपदा ना आए। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटार लाइम्स एंड जिप्सम। जो ड्रेन्स होते थे यानी कि जो नाले होते थे उनको किस चीज़ से बनाया जाता था, उनको बनाया जाता था मोटार लाइम एंड जिप्सम से, जो कि काफ़ी हार्ड मटेरियल्स बनाए जाते थे। अर्नेस्ट मैके नोटेड दैट, अर्नेस्ट मैके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। उन्होंने कहा था कि ये एक पूरा कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम है, जितने भी आज तक देखे गए हैं, जितने भी आज तक फाउंड हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कंप्लीट यही सिस्टम है। अगले पॉइंट पे आते हैं। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड ऑन द स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि जो हर हाउस होता था उसका, हर हाउस के अंदर लोग नहाते भी होंगे, ब्रश भी करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे पानी का। तो वहाँ पर हर हाउस के अंदर अपनी अपनी एक ना एक ड्रेन होती थी और जो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड रहती थी। द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोटार। जो मेन चैनल होता था वो किससे बना जाता था, वो मेड ऑफ ब्रिक्स होता था और वो मोटर से सेट होता था। चैनल्स वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग। इन सम केसेस लाइमस्टोन वॉज यूज फॉर द कवर्स, कुछ केसेस में लाइमस्टोन का भी यूज़ करते थे। हाउस ड्रेन्स वर फर्स्ट एम्प्टीड इनटू अ सम्प एंड अ सेसपिट इनटू विच सॉलिड मैटर सेटल्ड। ड्रेनेज चैनल्स हैड सम्प्स ऑफ क्लीनिंग। कहीं पर एट लोथल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑन मड ब्रिक्स, एट लोथल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ट्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। जहाँ पर लोथल की अगर बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि घर वहाँ पर मड ब्रिक्स से बनाते हों, लेकिन जो ड्रेन्स होती थी वो बर्न्ड ब्रिक्स से बनाते थे ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें। तो ऐसे ही जाके हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर स्लैश रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन मोहनजोदारो। यानी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसी थी मोहनजोदारो की। फर्स्ट पॉइंट, हाउसेज हैड अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। हाउसेज के अंदर कोर्टयार्ड्स होते थे और जो कोर्टयार्ड्स होते थे वो बीच में होते थे और उनके जो रूम्स होते थे वो चारों साइड में होते थे, तीनों साइड में बेसिकली, क्योंकि एक साइड से एंट्रेंस होती थी। कुकिंग एंड वेयरिंग डन इन कोर्टयार्ड। जो कुकिंग और वीविंग होती थी, जैसे आपने देखा होगा आपकी नानी वगैरह जो
स्वेटर बुनती हैं उसको वीविंग कहा जाता है। कुकिंग और वीविंग वगैरह, कुकिंग जो होती है वो तो सबको पता ही है। कुकिंग और वीविंग जो भी होती थी वो कहाँ पर करी जाती थी, वो कोर्टयार्ड के अंदर करी जाती थी, यानी कि उनके लॉन के अंदर। नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल, प्राइवेसी कंसर्न। तो फिर जो वॉल्स होती थी उनके अंदर कोई विंडो नहीं होती थी प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी मैटर लोग थे, ठीक है। तो इसका फोर्थ पॉइंट आता था, द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ अ इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। तो जो मेन एंट्रेंस होती थी वो एक डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी एक इंटीरियर का या किसी कोर्टयार्ड का। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। हर हाउस के अंदर अपना एक बाथरूम होता था। आपने देखा होगा जैसे हमारे इंडिया में शौचालय अभियान चल रहा है, तो लेकिन यहाँ पर अभी तक भी वहाँ पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हर हाउस के अंदर खुद का एक बाथरूम होता था। तो आप सोच के देखिए कितने सिविलाइज्ड लोग थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। ये ब्रिक्स से बनाते थे अपने बाथरूम्स को। बाथरूम कनेक्टेड विद ड्रेन्स एंड थ्रू द वॉल इट टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। बाथरूम जो होते थे ड्रेन से कनेक्टेड रहते थे थ्रू वॉल्स इट टू द स्ट्रीट ड्रेन। जो कि ड्रेन्स होती थी वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड रहती थी। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस टू रीच द सेकंड स्टोरी और द रूफ। कुछ हाउसेस के अंदर रिमेन्स होते थे, जो कुछ हाउसेस के जो रिमेन्स होते थे स्टेयर केसेस के, वो सेकंड स्टोरी ऑफ द रूफ से कनेक्टेड रहते थे। मैनी हाउसेज हैड वेल्स ऑफन इन रूम। कई घरों के अंदर भी वेल्स होते थे, कुएँ। वेल्स कुड बी यूज फॉर पासर्स बाय। वेल्स ऐसे होते थे कि लोग जैसे कुछ प्यासे लोग बाहर से अगर जा रहे हैं तो फिर वो उन्हें यूज़ कर पाएँ। जो घर के लोग हैं अगर वो उनको प्यास लगे तो वो यूज़ कर पाएँ। द टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड वेल्स इन मोहनजोदारो वॉज अबाउट 700। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेल बताए जाते हैं मोहनजोदारो के अंदर वो 700 थे। 700 वेल्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है हाउ आर्कोलॉजिस्ट ट्रैक सोशल डिफरेंसेस। आर्कोलॉजिस्ट से आज की डेट में भी कुछ सोशल डिफरेंसेस होते हैं, तो क्या उस ज़माने में भी सोशल डिफरेंसेस थे? तो उनके बारे में पढ़ने के लिए आर्कोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं। पहला, बाय स्टडिंग बरियल्स यानी कि जो उनके जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको पढ़ के भी आर्कोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। बाय स्टडिंग आर्टिफैक्ट जैसे कि यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज, इनको पढ़ के भी आर्कोलॉजिस्ट पता लगाते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। थर्ड, बाय स्टडिंग टाइप्स ऑफ हाउसेज। हम घरों को देख के भी आर्कोलॉजिस्ट पता लगाते थे कि यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस हैं या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फर्स्ट तरीके के बारे में, जो था बरियल्स, स्टडिंग ऑफ बरियल्स। तो बरियल्स जान लेते हैं क्या होते हैं बरियल्स। द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो जो डेड होते थे इनको जनरली लेड किया जाता था कहाँ पर? पिट्स के अंदर। डिफरेंसेस इन द बरियल शो सोशल डिफरेंसेस। जो बरियल्स होते थे कई लोगों के बरियल्स काफ़ी ज़्यादा एक सजावट के साथ करे जाते थे, जो कि दिखाता था कि क्या कहते हैं कि कितने अमीर लोगों की मौत हुई है। और कुछ लोगों का बरियल बहुत ज़्यादा सिंपल सा होता था, जो कि दिखाता था कि हाँ ये हो सकता है कि कोई मिडिल क्लास आदमी हो उस टाइम का, या फिर हो सकता है कोई पुअर ही हो। इन सम ग्रेव्स द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। कुछ जो ग्रेव्स होती थी उनके अंदर होलोड स्पेसेस जो होते थे वो उसको ईंटों से सजाया हुआ था। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ ग्रेव्स के पास में खुद के पोट्रीज थी, ऑर्नामेंट्स थी। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। कई जगहों पर दोनों आदमी और औरत की बरियल्स में ज्वेलरी भी पाई गई हैं। एन ऑर्नामेंट ऑफ 3 शेल रिंग्स, अ जेस्पर बीड, 100 माइक्रो बीड वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल इन हरप्पा। तो एक हरप्पा में एक बरियल मिला था एक मेल का, जहाँ पर उनमें हमें क्या मिलता है, वहाँ पर मिलता है हमें शेल रिंग्स मिलती हैं, जेस्पर बीड मिलता है एंड 100 ऑफ माइक्रो बीड्स एज वेल। ओके, सो लास्ट पॉइंट, इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरिड विद कॉपर मिरर्स। कुछ जगहों पर कुछ बरियल्स ऐसे भी थे जहाँ पर डेड को कॉपर मिरर्स के साथ दफनाया गया था। अब आ रहे हैं अगले पॉइंट्स पे, आर्टिफैक्ट्स are broadly classified with utilitarian and luxuries. The utilitarian क्या होते हैं? Includes objects of daily use made easily out of ordinary materials such as stone or clay. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डेली यूज़ में काम आती होंगी उस टाइम, और कुछ वो ऐसी चीज़ें होती थी जो कि स्टोन या क्ले से बनाई जाती थी। एग्जाम्पल, क्वर्न, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एक्सेट्रा। लग्जरीज़ में क्या क्या होता था? अब जैसे आज की डेट में कुछ लग्जरीज़ होते हैं, गाड़ियाँ हो गई महंगी बड़े महंगे टीवी, स्मार्टफोन्स, ये लग्जरीज़ हैं। तो आज की डेट में तो ये सब लग्जरीज़ हैं, लेकिन उस टाइम में क्या लग्जरीज़ होती होंगे? उस टाइम में क्या लग्जरीज़ होती थी? वो होती थी रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटीरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, लिटिल पॉट्स और फाइंसी गोल्ड। ठीक है, तो
उस टाइम में क्या क्या लग्जरी हो सकती हैं? उस टाइम में हो सकता था कि कुछ ऐसी चीज़ें लग्जरी हों जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाई गई हों, और हो सकता है कुछ ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल से बनी हुई चीज़ हों, जैसे लिटिल पॉट्स, फैंसी गोल्ड। ठीक है, तो इन चीज़ों को लग्जरीज माना जाता था। लास्ट पॉइंट, वैल्यूएबल मटेरियल कंसनट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। जो वैल्यूएबल मटेरियल थे वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? वो लार्ज सेटलमेंट्स के अंदर देखने को मिले, जैसे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो कि ये दिखाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड शहर थे। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, होर्ड्स। Hoards are the objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. Such hoards can be jewelry of coins or metal objects such saved for रीयूज़ बाय मेटल वर्कर्स। होर्ड्स क्या होते हैं? होर्ड्स जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मम्मी या फिर मम्मी से पूछना, या फिर हो सकता है अपनी आपकी कोई भी जो घर के अंदर एल्डर होते हैं वो कुछ किचन के अंदर कुछ छोटे से डब्बे के अंदर पैसे वैसे छुपा के रखते हैं, तो उन चीज़ों को होर्ड्स कहा जाता है आज की डेट में भी, और पुराने टाइम में भी उसको होर्ड्स ही कहा जाता था। तो ये जैसे कुछ कुछ बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता था तो उसको एक कंटेनर के अंदर रखते थे, सच एज पॉट्स, जिसको फिर हम उसको होर्ड्स बोलते थे। सच होर्ड्स कैन बी ज्वेलरी, हो सकता था कि वो जो होर्ड्स होते हैं वो ज्वेलरी हो सकते थे, कॉइन्स हो सकते थे, और मेटल ऑब्जेक्ट हो सकती थी जो कि रीयूज़ के लिए रखे जाते थे मेटल वर्कर्स द्वारा। If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologists find them. तो यानी कि अगर कुछ रीज़न से किसी ओनर को अगर वो नहीं मिलते थे तो फिर वो वहीं रह जाते थे, और फिर बाद में उनको किसी आर्कोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा जाता था। ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। तो जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी मिली हड़प्पन साइट से, वो कहाँ से मिली? वो हमें होर्ड्स से मिली। जो भी उस टाइम के लोगों ने होर्ड्स बने हुए थे, उन्हीं के होर्ड्स के अंदर से आर्कोलॉजिस्ट को सारी ज्वेलरी प्राप्त हुई आज की डेट में। क्राफ्ट प्रोडक्शन। Chanahudaro almost exclusively devoted to craft production. Craft production includes bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. तो ऐसी कई सारी सेटलमेंट्स थी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें से चनाहुदारो एक और सेटलमेंट थी जो कि बेसिकली आपका डिवोटेड था सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है? क्राफ्ट प्रोडक्शन में बीड मेकिंग आ जाती है, शेल कटिंग आ जाती है, मेटल वर्किंग आ जाती है, सील मेकिंग आ जाती है, वेट मेकिंग आ जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अब आ जाए अगले पॉइंट पे, मेटल यूज फॉर मेकिंग बीड्स। मटेरियल्स ऐसा कौन कौन से थे जो कि बीड मेकिंग में यूज़ होते थे? स्टोन जो होता था, स्टोन्स लाइक कार्नेलियन ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीएटाइट। स्टोन्स कौन कौन से थे? कार्नेलियन जो कि एक रेड कलर का स्टोन होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर एक जेस्पर होता था, क्रिस्टल होते थे, क्वार्ट्स होते थे, और स्टीएटाइट होता था। स्टीएटाइट का नाम याद रखना, ये सील मेकिंग में भी यूज़ होता था। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड। कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड से भी बीड्स बनाई जाती थी। शेल, फेयंस से एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। शेल, फेयंस, टेराकोटा से और बर्न्ट क्ले से भी बीड्स बनाई जाती थी। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर। कुछ बीड्स जो होती थी वो 2 और मोर स्टोन से बनाई जाती थी। सम ऑफ द स्टोन विद गोल्ड कैप्स। तो आप सब समझ रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट। ये जितने भी नोट्स हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नोट दे दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ बीड। अब बीड्स जो होती थी वो किस शेप की होती थी? डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड। जिस भी मर्जी का आप सोच सकते हैं उस टाइप की बीड्स अवेलेबल होती थी उनके पास में। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग। कुछ को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। सम हैड डिज़ाइंस एच्ड ऑन टू देम। कुछ के पास में डिज़ाइंस उनके अंदर ही एच्ड होते थे। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स। Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. The red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and bead at various stages of a production. जो कुछ beads होती थी वो some beads were molded out of a paste made with steatite powder. कुछ beads को एक paste से बनाया जाता था जो कि steatite powder के द्वारा बनाया जाता था. The red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and the beads at वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. जो रेड कलर होता था कार्नेलियन को वो कहाँ से मिलता था? वो मिलता था कुछ येलोइश रॉ मटेरियल से और उनको बीड्स के साथ मिक्स करने के बाद में हमें रेड कलर ऑफ कार्नेलियन मिलता था. नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म.
जो नोड्यूल्स होते थे उनको एक रफ़ शेप्स में पहले काटा जाता था, फिर उसके बाद में उनको तराशा जाता था, तब जाके बीड्स बनती थी। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, ड्रिलिंग होती थी, फिर उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट होता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फाउंड एट चनोह दारो, लोथल एंड धोलावीरा। कुछ तरीके की स्पेशल ड्रिल्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, चनोह दारो, लोथल और धोलावीरा में। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल। नागेश्वर और बालाकोट जो होते थे वो स्पेशलाइज सेंटर थे शेल और बैंगल मेकिंग के लिए। हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगी और इस चैप्टर को मैं पूरा कवर अप कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी की हेल्प होगी यार, मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, सबकी हेल्प होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली वॉन्ट टू। और बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।